अगर कोरोना पॉजिटिव हो तो भागोगे कहां? जिंदगी की ओर या मौत की ओर? देवदूतों पर यमदूत बनकर क्यों टूट रहे हो? ये वो यमदूत, डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस वाले, अगर ये ना हो तो चंद जोकर हिंदुस्तान को लेकर चल बसेंगे। ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं। जी हां, लेकिन जिससे कहा है वो बॉलीवुड का सुपरस्टार है। भाईजान ने जमातियों को सीख दी है, भाईजान ने किक भी लगाई है, भाईजान ने ये कोशिश की है कि जो वो कह रहे हैं, अगर भाईजान को वो इतना मानते हैं तो भाईजान की सुनो ना। कोरोना को हराने में भाईजान जो बोले वो मानो ना। यही बात, बस यही बात मुरादाबाद और देश के अलग अलग शहरों में जो लगातार जमातियों का आतंक, जमातियों की उत्पात, जमातियों की शरारत हो रही है, उस पर आखिरकार सलमान खान को अपनी बात कहने पर मजबूर होना पड़ा। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। जमातियों की जिद लगता है देश को ले डूबेगी, क्योंकि ये तबका कोरोना से युद्ध करने के दौरान कुछ इस तरह का बर्ताव कर रहा है कि जमात की तुलना आज देश के दुश्मनों से होने लगी है। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद का सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमित मृतक के संपर्क में आए लोगों के लेने के लिए जब पुलिस जांच के लिए वहां पहुंची, लेकिन लोगों ने क्या किया? पुलिस और मेडिकल टीम पर ही धावा बोल दिया। छतों से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तेज दनादन पत्थर एक के बाद एक, जिसमें कई कोरोना वॉरियर्स घायल हो गए। लेकिन इन लोगों को सलमान खान यानी कि बॉलीवुड के भाईजान ने ऐसा कड़वा सबक सिखाया है, कैसे सलमान खान जमातियों पर टूट पड़े। जी हां, शब्दों के जरिए जो उन्होंने इन जमातियों को किक लगाई है, आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी। बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुखदायक बात है, और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन किसी पॉजिटिव पेशेंट के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाना, एक उसका संयम खो देना, होप खो देना, वो उससे बुरी बात है। और जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसका दुख ना समझना, वो एंटी ह्यूमन, एंटी इंसानियत है। जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसके बाद ये समझ में आ जाती है कि हमने एहतियात नहीं रखा, गलती हमसे हो गई। और जो नेगेटिव है और एहतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गारंटी है। और फिर अपने पूरे खानदान को ये बीमारी दे देंगे। खानदान से मोहल्ले को, मोहल्ले से शहर को, शहर से पूरे हिंदुस्तान को। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ, सोशल गैदरिंग्स ना करो, यही कहा है ना। दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ वक्त गुजारो। ये सब किसके लिए? उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। अब आप बताओ, पुलिस का साथ देना, गवर्नमेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं? अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है। गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सबको मिलेगा। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको कोरोना वायरस नहीं होगा? उनके परिवार को नहीं होगा? लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं। और वो भी आपको रोकने के लिए नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र कुछ नहीं देखती। आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठे, और वो भी आप नहीं निभा रहे। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया।
जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका। रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले। जी आप सुन रहे थे सलमान खान को, भाईजान को। अगर भाईजान को मानो ना तो इनकी सुनो ना। जी हाँ, इसके साथ साथ ये भावुक अपील भी थी और सलमान खान ने शब्दों के जरिए जमातियों, पत्थरबाजों को किक भी लगाई। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक पैनल है, खास पैनल है, जिसमें हमारे साथ यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रोहित चहल हैं और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर लगातार आगे बढ़ते और उनकी विचारधारा के काफी करीब ऐसे दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चर्चा और बहस में जाऊं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सलमान खान यूं ही नाराज नहीं होते, सलमान खान इन लोगों पर नहीं बरसते, उसके पीछे की वजह क्या है। जरा इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझने की कोशिश करें। निजामुद्दीन के मरकज में आपराधिक जमावड़ा, देश में फैलाया कोरोना, दिल्ली के आरपीएफ क्वारंटाइन सेंटर में बदतमीजी, पुलिस कर्मियों पर थूका। मरकज के मुखिया मोहम्मद साद ने लॉकडाउन तोड़ने के लिए लोगों को उकसाया। गाजियाबाद के अस्पताल में नर्सों से बदसलूकी और छेड़छाड़। अस्पताल के वार्डों में जमाती बिना पैंट के घूमे, मेडिकल स्टाफ पर किए अश्लील कमेंट। दिल्ली के द्वारका में सड़कों पर पेशाब की बोतलें फेंकी। इंदौर में जांच के लिए पहुंचे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों पर किया गया पथराव। मुरादाबाद में पुलिस मेडिकल टीम पर हमला किया। बार बार प्रशासन की अपील पर भी जमाती जांच के लिए नहीं आए सामने। जमातियों ने आत्मघाती कोरोना दस्ते के तौर पर काम किया, हजारों को संक्रमित करने का है आरोप भी। जी हां, आपने देखा कि आखिर भाईजान को गुस्सा क्यों आया और उसकी 10 वजह आपने देखी। मेरे साथ विक्रम सिंह साहब, रोहित चहल, मेरे साथ दीपक झा। विक्रम सिंह साहब, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगा। इस मर्ज की आखिर दवा क्या है? मरकज ने ऐसा मर्ज दिया कि इसका डायग्नोस लोग करने लग गए कि ये कम्युनल डायग्नोस है, लेकिन इस मर्ज की दवा क्या है? इस मर्ज की दवा यह है कि जो सलमान खान साहब ने कहा है कि इसको मर्ज और मरीज के बीच का फर्क समझ लें, और ये जो मर्ज है इसका एक ही इलाज है कि जो मनपढ़ अपराधी हैं उनके खिलाफ कानून कहर बन के टूट पड़े और ऐसी कार्रवाई करे जो कि एक नजीर बन जाए। अभी नागफनी, मुरादाबाद का आपने मिसाल देखी, आप 10 श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपराध बताए जो कि जिसमें माफी का कोई खाना नहीं होता है। और अगर शासन प्रशासन ऐसी कार्रवाई कर देता, आज भी मोहम्मद साद के बारे में न कोई पुरस्कार की घोषणा हुई है, न पोस्टर बन के चस्पा हुए हैं। और ये जरूरी है कि चाहे मोहम्मद साद, उसके पहले आपने राम रहीम को नहीं बख्शा, आपने धर्मों को नहीं बख्शा, तो मोहम्मद साद को क्यों बख्श रहे हैं? और जो पद बरसा रहे हैं, जैसा कि सलमान खान, मैं स्टार की तारीफ वगैरह नहीं करता हूं, लेकिन सलमान खान साहब ने आज दिल जीत लिया है, आज वो देश की आवाज बन गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि शासन भली बात की बात को सुने और जहां लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, चुन चुन करके जेल की सलाह के पीछे भेजे। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, तबलीगी जमात इस्लाम नहीं है, तबलीगी जमात है। और जमात जिन लोगों ने गुनाह किया है, हमारा केवल सरोकार के साथ है, पुलिस पर कार्रवाई करे रासुका के अंतर्गत, यूपी कंट्रोल ऑफ गैंगस्टर्स एक्ट के अंतर्गत। ये भूल जाएंगे अपराध क्या होता है, ये भूल जाएंगे पतलून उतारना, ये भूल जाएंगे नाच करना। जी विक्रम जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ 2 और मेहमान हैं। रोहित चहल,
यूपी के 21 जिले जमातियों के कारण संक्रमित और जमाती संक्रमित पाए गए। रोहित चहल, आपको मेरी आवाज आ रही है? रोहित? हेलो जी जी मनीष जी। जी, मेरा सवाल आपसे है कि यूपी के 21 जिले जमाती संक्रमित। हेलो मनीष जी, एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे? रोहित, मेरा सवाल है यूपी के 21 जिले 21 जमाती संक्रमित। यूपी के 21 जिले नहीं, पूरे देश की अगर आप सारे राज्यों की बात करें तो वो भी जमाती से ही ग्रसित हैं। जिस तरीके से आज देखें देश के अंदर लगभग अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ 92% जो केस है वो जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के अंदर आप बात करें तो 85% जो केस है वो जमात से हुए हुए। 90% से ज्यादा जो केस क्या कहते हैं हरियाणा के अंदर हो चाहे हिमाचल के अंदर 100% केस वो जमात से निकले हुए लोग हैं। तो वो जमात ने पूरे देश के अंदर जो है जिस तरीके से गंदगी फैलाई है, और मैं कहूंगा इसको जो बायोलॉजिकल जिहाद, जो जैविक जिहाद के रूप में जिस तरीके से जो मौलाना वायरस के रूप में निकला था और उन्होंने जिस तरीके गंदगी फैलाने का काम किया, वो देश को आज नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर ये जमात ना होती तो शायद मुझे लगता है 21 दिन में शायद लॉकडाउन भी खुल चुका होता। तो मुझे लगता है कि आज देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सलमान खान जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि बाकी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए या बाकी जो समाज से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए, काम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और समझाना चाहिए, क्योंकि ये जाहिल जो लोग हैं, जिस तरीके से जाहिलों की वजह से पूरे देश की जो 21 दिन तक, जो 21 दिन नहीं और अब 19 दिन तक, और जो घर में बैठे हुए अपना सब कुछ काम धाम छोड़ के जो मेहनत कर रहे हैं, घर में बैठ के एकजुटता दिखा रहे हैं, देश को ताकत, ये देश के खिलाफ कहीं ना कहीं देश विरोह के ऊपर मुकदमे तो इनके ऊपर लग रहे हैं और इनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए जिस तरीके से रासुका लगी है मुरादाबाद के अंदर, जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर, जो डॉक्टर्स, जो सोचिए जो उनके रक्षक बन के गए थे, राक्षसों ने उनके ऊपर हमला किया। जैसे रामायण के अंदर जब साधु संत रूपी जो आज डॉक्टर हैं हमारे, वो हम सबकी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर राक्षस उनके ऊपर हमला करते थे, उसी तरीके से ये राक्षस रूपी जो आज जमाती हैं वो उन्हीं के ऊपर हमला कर रहे हैं डॉक्टरों के ऊपर। तो मुझे लगता है इनको बिल्कुल बख्शने की जरूरत नहीं है। देश की जनता के सामने जमात है और वो उजागर हो गई है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि समाज से जुड़े हुए, जो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए और इन जो समाज के जुड़े हुए लोग हैं उनको जागरूक करने की जरूरत है। रोहित, आपको कोई जानकारी मोहम्मद साद का लोकेशन क्या है? क्वारंटाइन का 14 दिन का वक्त पूरा हो गया है, आपको कोई जानकारी है रोहित? देखिए मुझे लगता है कि मुझे तो जानकारी नहीं मनीष जी, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि मोहम्मद साद को बख्शा नहीं जाएगा। केस उनके ऊपर भी दर्ज हो चुका है। और देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि जो जमाती क्वारंटाइन में थे, उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनको सीधा सीधा जेल में भेजा जा रहा है। तो मोहम्मद साद भी हो सकता है शायद कोरोना से ग्रसित हो या जो भी उसके अंदर होगा, क्योंकि कोरोना तो धर्म देख के तो आ नहीं रहा। मुझे लगता है मोहम्मद साद का भी जो अंजाम है, वो अंजाम तक मोहम्मद साद भी पहुंचेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात समझ ले, मोहम्मद साद भी जो छुपा बैठा है। और बिल्कुल विक्रम जी ने बिल्कुल सही बात कही, ये धर्म से जुड़ा विषय नहीं है, ये समाज से जुड़ा विषय है। और ये समाज के दुश्मन जो लोग हैं, और इन दुश्मनों को, देशद्रोहियों को किसी भी हाल में बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, ये बात समझ लें। जी जी जी, रोहित आपके पास आता हूं। दीपक झा भी हैं। दीपक झा, आप दूसरे मेहमानों की आपने बातें सुनी, लेकिन आपके बारे में जो मुझे पता है, आप योगी भी हैं, आप योग सिखाते हैं, योगा करते हैं, आप डॉक्टर भी हैं। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप विचारधारा से हटके, आप जिस तबके से आते हैं, उन डॉक्टरों के पक्ष में आप खड़े होंगे और आज सियासत नहीं करेंगे। जमातियों के साथ क्या होना चाहिए दीपक झा? मनीष जी, मैं आपसे 1 मिनट लूंगा। मैंने रोहित भाई को सुना, विक्रम सिंह जी को सुना, अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं जो जमाती हैं, ये एक पंथ है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म का एक टुकड़ा है, ये चला रहे हैं अपनी तो ये किसी आतंकवादी से कम नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा इस पे उंगली उठती है कि सरकार ने इनको फैलने कैसे दिया, सरकार ने इनको एकत्रित कैसे होने दिया। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा मनीष जी। मैंने कहा जमाती उसी आतंकवाद की तरह है। हमारी भारत सरकार कहती है हम पाकिस्तान में जाके आतंकियों को मार सकते हैं, लेकिन मौलाना साद हिंदुस्तान में छिपा हुआ है, उसको भारत सरकार आज तक पकड़ नहीं पा रही है। एक कैसा न्याय है, एक कैसी सरकार है? बस कहीं ना कहीं धर्म वर्ग को, विशेष को बरकरार है। रही दूसरी बात है,
डॉक्टर्स के साथ जो पत्थर मार रहे हैं, इनको, पुलिस को, प्रशासन को इतनी खुली छूट होनी चाहिए कि भैया फैसला ऑन द स्पॉट आप कर दो, कोई गुनाहगार नहीं होगा। आप गोली मार सकते हैं, वहां पे देखते हैं अगर कोई डॉक्टर्स को, क्योंकि आज दीपक झा, एक बात तो आज आपने ठीक कही कि आपने ये माना जमातियों की जो हरकत है, जो मुट्ठी भर जमाती हैं, ये किसी आतंकवादी से कम नहीं। यह आपने कहा, आपने माना, आपकी तारीफ होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं दोबारा हूं, रोहित चहल आ रहा हूं, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दर्शकों को भी और आपको भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुरादाबाद में ही जमातियों ने ऐसी नापाक हरकत की है, इससे पहले भी जमातियों ने कोरोना वॉरियर्स पर ऐसे कई हमले किए हैं। आपके सामने 4 शहरों की ये तस्वीरें हैं, मुरादाबाद, बरेली, इंदौर और पटियाला। इन चारों शहरों में ऐसे ही लोगों ने पुलिस और मेडिकल स्टाफ पर हमला किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता संगीत सोम का दावा है कि अगर बीजेपी नहीं होती तो हालात और बदतर हो जाते। जहां भी मारपीट करने वाले लोग हैं, जिस तरीके का पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा, चाहे मुरादाबाद में हो, चाहे एलएनजेपी हॉस्पिटल में हो, ये एक ही वर्ग के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग अनार्की कर रहे हैं। एक्चुअली ये आदत खराब हुई भाई है। ये तो आपने जैसा अभी कहा कि कंट्रोल भी हो रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कंट्रोल भी हुआ है। नहीं तो आप जानते हैं अगर यही कांग्रेस, मायावती या अखिलेश की सरकार होती तो आज क्या होता उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में आज क्या होता, ये आप जानते हैं। आपने देखा होगा कि अखिलेश के टाइम में तो जैसे अखलाक गाय काटने वालों में शामिल भी थे, गाय का मीट भी पाया गया, लेबोरेटरी में साबित भी हो गया, उसके बावजूद भी 1 करोड़ रुपया भी दिया गया, मकान भी दिया गया। इन जमातियों को अगर इनकी सरकार होती, करोड़ों रुपया भी दिया जाता, ये मरते तो शहीद भी घोषित किया जाता और ये इसी तरीके से मारपीट करने का काम करते। ये तो शुक्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरे देश में और पूरे देश के लोगों ने पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में बनाई है, जो आज कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, आप यूपी के पुलिस महानिदेशक रहे हैं, आपने इन सरकारों में भी काम किया है। संगीत सोम की ये संगीत धुन आपने सुनी जो आप वो अभी कह रहे थे, आप क्या कहेंगे कि बीजेपी नहीं होती तो हालात बदतर होते, यानी पुरानी जो सरकारें हैं वो इस तरह से इस आपदा को नहीं संभाल पाती और तुष्टीकरण किया जाता? विक्रम सिंह जी। मनीष जी, सोम जी एक युवा, उत्साही और बड़े जुझारू नेता हैं और उत्साह में बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन जो गैर भाजपा सरकारें हैं वो भी बहुत गंभीर है, केरला में भी, महाराष्ट्र में भी, बंगाल में भी, क्योंकि ये मुसीबत राजनीतिक रंग लेके नहीं आती है, ये मुसीबत सबके लिए है, पूरे विश्व में है। और अगर प्रिंस चार्ल्स को हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को हो सकती है, तमाम राजनेताओं को विदेश में हो सकती है, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जितनी गंभीरता के साथ कमर कस के रोहित जी ने और उनके दल ने जो किया है, शायद उसका अनुकरण और लोगों को सीखने की जरूरत है कि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है, मैं आज के परिप्रेक्ष्य कह सकता हूं, कदाचित ऐसी कठोर कार्रवाई पहले नहीं हो पाती, क्योंकि जिस सेंस ऑफ पर्पस से नो नॉनसेंस तरीके से आज योगी सरकार ने इसको किया है, उसके पहले करना। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने सारी सरकारें देखी, लेकिन और आज मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, न मैं किसी राजनीतिक दल में हूं, लेकिन आज जो एनएसए और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी जी ने नोएडा में आकर के सबका क्लास लिया और जो दोषी अधिकारी पाए गए वरिष्ठ, बावजूद कि जो भी कुछ पहुंच हो, तुरंत फौरी न्याय वही का वही कर दिया। और इसी तरीके से शासन प्रशासन चलता है। अगर बहुत ज्यादा उदारता दिखाते हैं तो शासन प्रशासन चल नहीं सकता है। लेकिन मैं यहां ये भी कहूंगा कि रासुका का निर्णय केवल यूपी में न रहे, कठोरता केवल यूपी में न रहे, ये कठोरता बंगाल से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर के चेन्नई तक होनी चाहिए, तब ये समस्या का निराकरण होगा। युद्ध लंबा है, अगर एक सेनापति कठोर हो जाए और 2 उदार हो जाए तो हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। ये लड़ाई सेनापतियों को से काम करना। विक्रम सिंह साहब, ये लड़ाई एक ऐसे चक्रव्यूह को भेदने की है जो अदृश्य दुश्मन के रूप में है, कोरोना है। ये सामूहिक लड़ाई है और मुझे ऐसा लगता है कि सारा हिंदुस्तान ये लड़ाई लड़ रहा है।
ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है, लेकिन सियासत जो है वो कहते कहते सियासत जरूर आ जाती है। रोहित चहल, आपने संगीत सोम को सुना, आप कह सकते हैं रोहित आपकी उंगली उठी है, आप कह सकते हैं मुझे लगता है आप उंगली भी उठाएंगे। रोहित। मनीष जी, मुझे लगता है पहले तो हम लोग स्काइप से जुड़े हैं, तो मेरा दीपक जी से आग्रह है कि बीच में ना बोलें, एक दूसरे की बात को सुने, गंभीरता से बात करें, यहाँ पे अपना कांग्रेस वाली स्थिति ना दिखाएं यहाँ पर। क्योंकि मुझे लगता है जो आज राहुल गांधी जी का जो कॉमेडी शो आज आप लोगों ने हम सबने देखा, हम सबने वहां पे देखा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी राजनीति तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है इस समय आपदा के समय में सबका सरकार का साथ देने की जरूरत है, ना कि राज्य। और मैं दीपक जी को सुन रहा था, देखिए विक्रम जी ने भी अभी कहा कि पहली सरकार ऐसी आई है जिसने इस तरीके से रासुका लगाई है, जो एक विल पावर योगी जी के अंदर है। लेकिन रोहित, ऐसा भी नहीं है कि दूसरी सरकारों ने काम नहीं किया। रोहित, ऐसा भी नहीं है कि दूसरी सरकारों ने काम नहीं किया। रोहित। मनीष जी, देखिए मुझे लगता है ये देखिए बाटला हाउस एनकाउंटर दिल्ली में ही हुआ था, और जब बाटला हाउस एनकाउंटर दीपक जी कह रहे थे सरकार क्या नहीं, गोली क्यों नहीं मार देती, जब आतंकवादियों को गोली मारती, मोहन चंद शर्मा एक इंस्पेक्टर शहीद हुए थे, सोनिया जी रात भर रोहित विषयांतर ना करें, रोहित विषयांतर ना करें। रोहित, हमें केवल कोरोना पर रहना है। रोहित, कोरोना जमात। मनीष जी मैं रह रहा हूँ, लेकिन हमारे मनीष जी मैं दीपक जी आप स्काइप पर हैं, वन एट ए टाइम, एक समय एक ही बोलेगा। रोहित। देखिए आज देखें जी मनीष जी, देखिए आज दो ही लोगों को लॉकडाउन से दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन आज जमाती कह रहे हैं कि भैया हम लॉकडाउन को ना मानेंगे, और वो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं लॉकडाउन क्यों किया। दो ही लोग बार बार सवाल लॉकडाउन को उठाए जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज पूरी दुनिया लॉकडाउन का सहारा ले रही है, पूरी दुनिया मान रही है कि भारत ने बहुत अच्छे लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक जो रिसर्च हुई, जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई, उसमें आया 7 देश सबसे थे जिसमें सबसे ज्यादा मेजर लिए गए, सबके सरकार ने सबसे अच्छे मेजर लिए, भारत उसमें टॉप नंबर पे है, पहले नंबर पे 100% सरकार ने मेजर लिए। तो मोदी सरकार ने विल पावर, हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल्स ने, जो सारे हमारे स्टाफ थे, जो हमारे लोगों ने मिलकर पूरे देश ने एकजुटता दिखाई, तभी हमने इसको काफी हद तक किया। लेकिन जमात के द्वारा, जमात की गंदगी के द्वारा, जाहिलों के द्वारा आज देश में जिस तरीके से इस महामारी को फैलाने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। और मैं तो कहता हूं कि आप सबको, हम सबको मुझे लगता है धन्यवाद करना चाहिए कि सरकार अगर इस तरीके कड़े कदम ना उठाती तो ये जमातियां तो पता नहीं कहां तक फैला देते चीज। रोहित, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, कुछ जोकरों की वजह से कोरोना देश में फैल रहा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल लगातार जारी है। स्वागत है। जी हां, इससे पहले कि मैं बहस की ओर चलूं, अब आपको यूपी के 2 जिलों से आई 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। आप खुद देखिए, आपको दिखाते हैं। आखिर सवाल ये कि आखिर जिन कोरोना योद्धाओं को सलाम कर रहा है देश, उन पर पत्थर बरसाने वाले वो लोग हैं कौन? आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां कोरोना योद्धाओं पर पत्थर बरसाए गए। अब इन्हीं लोगों से सवाल करती है कि सहारनपुर से आई ये तस्वीर। सहारनपुर में कोरोना से संकट काल में जब एक अनाथ महिला की मौत हो गई, कोई उसके अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब पुलिस वालों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें। एक तरफ पुलिस का वो रूप, जी हां, जहां आप देखकर समझ जाएंगे कि वो भावुक पल जब कंधा देने के लिए कोई नहीं, तो पुलिस वाले अपनी वर्दी में कंधा दिए, और कंधा देने के साथ साथ उसके मुखाग्नि तक के क्रियाक्रम को उन्होंने किया। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें, जी हां, एक तरफ जान बचाने के लिए गए, और दूसरी तरफ जब जान चली गई तब भी पुलिस ने अपना फर्ज निभाया। 4 कंधे पर वो अर्थी लेकर उसे मुखाग्नि दी। आइए हम फिर एक बार आज जिस बहस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आखिर ये बहस करना क्यों जरूरी हुआ? आखिर भाईजान ने जमातियों और पत्थरबाजों को जो किक लगाई है, वो किक आपको फिर एक बार सुनाते हैं। और जितने लोग ये दर्शक, लाखों करोड़ों दर्शक जो इंडिया न्यूज देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किक भी है और भाईजान की भावुक अपील भी। ये बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुखदायक बात है, और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन किसी पॉजिटिव पेशेंट के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाना, एक उसका संयम खो देना, होप खो देना,
वो उससे बुरी बात है। और जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसका दुख ना समझना, वो एंटी ह्यूमन, एंटी इंसानियत है। जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसके बाद ये समझ में आ जाती है कि हमने एहतियात नहीं रखा, गलती हमसे हो गई। और जो नेगेटिव है और एहतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गारंटी है। और फिर अपने पूरे खानदान को ये बीमारी दे देंगे, खानदान से मोहल्ले को, मोहल्ले से शहर को, शहर से पूरे हिंदुस्तान को। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ, सोशल गैदरिंग्स ना करो, यही कहा है ना। दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ वक्त गुजारो। ये सब किसके लिए? उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। अब आप बताओ, पुलिस का साथ देना, गवर्नमेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं? अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है। गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सबको मिलेगा। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको कोरोना वायरस नहीं होगा? उनके परिवार को नहीं होगा? लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं। और वो भी आपको रोकने के लिए नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र कुछ नहीं देखती। आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठे, और वो भी आप नहीं निभा रहे। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको, जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले। और आइए अब सीधा आपको लिए चलते हैं कोरोना न्यूज सेंटर। मेरे सहयोगी राजीव, क्या खबर है राजीव? मनीष जी, तमाम जो सवाल, तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं पूरे देश से कोरोना को लेकर, वो चिंताजनक है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ अच्छी खबर लेकर मैं आपके पास आया हूं। वो अच्छी खबर ये है कि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो आंकड़े बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में, वो महज 17 बढ़े हैं। एक अच्छी खबर आ रही है कि आंकड़े रुक रहे हैं। धीरे धीरे जो स्वास्थ्य सेवा देने वाले लोग हैं, धीरे धीरे सरकार का जो आदेश है उसको मानने वाले लोग हैं, उसके चलते आंकड़े रुक रहे हैं। और दिल्ली में खास तौर पर शील्ड, जो ऑपरेशन शील्ड चलाया गया, उसके चलते 2 इलाके, खिचड़ीपुर और वसुंधरा, वहां पर कई दिनों से कोई मामला नहीं आया है। यानी एक बेहतर खबर दिल्ली से। और अब बात कर लेता हूं मुंबई की। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उसमें खास बात यह कही कि 13 अप्रैल से देखा जाए और 16 अप्रैल तक तो आंकड़े धीरे धीरे घट रहे हैं जो पॉजिटिव केसेस के हैं। इट सीम्स ए गुड ट्रेंड। ये एक अच्छी चीज दिखाई पड़ती है। और अगर हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हैं तो हम लोग जीत जाएंगे। यानी 2 खबरें ऐसी हैं जो तमाम परेशानियों के बीच में राहत देने वाली हैं। मनीष जी। जी राजीव, ये राहत देने वाली खबर, और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय देश का सवाल देख रहे लाखों करोड़ों दर्शक इस बात से राहत महसूस करेंगे कि लॉकडाउन में, यानी कि घरबंदी में रहना देश के हित में है। मैं फिर एक बार कहता हूं, एक बचेगा तो सब बचेंगे, और सब बचेंगे तो वो एक भी बचेगा। आइए हम लौटते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। विक्रम सिंह साहब है, हमारे साथ रोहित चहल हैं, हमारे साथ दीपक झा हैं। विक्रम सिंह साहब, अगर हालात ऐसे ही रहे तो क्या यह माना जाए कि देश में आर्मी को उतारना पड़ सकता है? भगवान न करे कि ऐसी नौबत आए, क्योंकि सलमान खान साहब ने जो अपील की है, मैं समझता हूं कि प्रत्येक
राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को उसको आत्मसात करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक उसका अनुपालन करना चाहिए। और ये भी मान लीजिए कि जो काम जिलाधिकारी और एसएसपी नहीं कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आर्मी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कश्मीर में है। आर्मी जो कर सकती है वो वैसे भी कर रही है। उनके अस्पताल संसाधन समाज के ऊपर वैसे भी लगे हुए हैं और पर्दे के पीछे से फौज, उनके अस्पताल के डॉक्टर्स, उनके पैरामेडिकल स्टाफ पूरी मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फौज को और टॉप गियर को हम अभी लगा देंगे और अभी पाकिस्तान और आईएसआई की चाल तो देखिए, कश्मीर में एक तरफ आपसे दवा की भीख मांग रहा है और दूसरी तरफ वो आक्रमण भी कर रहा है कश्मीर में। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। तो फौज को हम अपनी जिसके उसके टाइम काम उस पर, लेकिन हमारी फौज इतनी चौकस है, इतनी काबिल है कि आज की अवस्था में उसने डिजास्टर मैनेजमेंट लेकर के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सहयोग और समर्थन कर रही है। जी रोहित चहल, राहत की खबर अभी हमारे कोरोना न्यूज सेंटर से जो खबर आई है, दिल्ली और मुंबई से राहत की खबर। रोहित जी मनीष जी, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है अगर पिछले भी आप दिनों में देखें, देखिए ऐसे 25 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 14 दिन से कोई नया कोविड केस नहीं आया था, जो पॉजिटिव केसेस पहले थे। तो मुझे लगता है लॉकडाउन का बहुत बड़ा फायदा असर हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है कि लगातार आप देख रहे हैं कि जमाती बाहर निकल रहे हैं, थूक रहे हैं, डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, पेशाब यूरिन भर भर के फेंक रहे हैं। जिस तरीके से एक तरफ तो मुझे लगता है कि देखा जाए तो देखिए, मंदिरों की बात करी जाए, आजकल बांके बिहारी मंदिर का एक चित्र आया था निकल के, वहां पर कुछ जब सैनिटाइज करने और पुलिस पहुंची और सफाई कर्मचारी डॉक्टर पहुंचे तो उनके ऊपर फूल मंचोत्तारण करके फूल बरसाए गए। और दूसरी तरफ आप मस्जिद में जब जाते हैं तो देखते हैं कि जिस तरीके से पत्थर बरसाए जाते हैं। तो मुझे लगता है इस सोच की बात है, इस सोच के बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक इस सोच के द्वारा काम चलेगा तब तक उससे काम नहीं चलेगा। आज देश को किस तरीके से मुझे लगता है, हम डॉक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारा देश एक तरफ मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से पूरी मेहनत के ऊपर पानी फेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है, देखिए मुझे लगता है लगातार ये सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, चाहे राहुल जी हो। आज आपने देखा कि राहुल जी का जो कॉमेडी शो था, उसके अलावा सोनिया जी ने भी पहले बोला, प्रियंका जी भी लगातार ट्वीट कर रही है, लेकिन एक शब्द भी क्या आपने जमातियों के बारे में उनके मुंह से सुना? उन्होंने अपील की अपने इन जमाती भाइयों से कि भैया कोई शांति बनाए रखो या मत कुछ करो, क्योंकि वोट बैंक की खातिर, तुष्टिकरण की खातिर कांग्रेस आज मनीष जी जवाब ले लीजिएगा। बैठी हुई है। दीपक जी आ रहा हूं आपके पास। दीपक जी, तकनीकी मजबूरी है इसलिए आपको मैं शामिल नहीं कर सकता हूं, वन एट ए टाइम। रोहित, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं दीपक झा के पास जाऊं। मनीष जी 10 सेकंड। मुझे लगता है सिर्फ शाहरुख खान की अपील करने कुछ नहीं होगा। सोनिया जी जो अपने आतंकवादी बच्चों के लिए रोती हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी को भी अपील करनी पड़ेगी कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि उनका वोट बैंक है ये लोग। जी दीपक झा, ये समय जो है, ये समय कोरोना से लड़ने का है, मोदी से लड़ाई का नहीं है, ऐसा रोहित चहल कह रहे हैं। जी, हम तो मोदी जी से लड़ ही नहीं रहे, हम तो चाहते हैं कि कोरोना से लड़े। लेकिन अब मेरी बात बड़े ध्यान से रोहित चहल जी सुनिएगा, आप भी और सारे लोग, क्योंकि दर्शकों तक बात पहुंचना जरूरी है। आज हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है। ये 135 करोड़ की आबादी है, इसमें तबलीगी जमात एक धर्म का एक संस्था है। उस संस्था को आप बैन कर दीजिए, उस संस्था के मुखिया को आप पकड़ के जेल में डालिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं आप। उस संस्था के कंधे पे एक बंदूक रख के आप पूरे धर्म को, संप्रदाय को एक घिनौनी नजर से देख रहे हैं, घटिया मानसिकता की नजर से देख रहे हैं। मैं कहता हूं, हम 135 करोड़ जब मोदी जी की बात करते हैं तो 135 करोड़ की बात, तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन जो पत्थरबाज है उनका कोई धर्म नहीं है, वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है। आप उनको पकड़िए, उनको जेल में डालिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए जमाती अरे दीपक बाबू, किसी मंदिर से पत्थर नहीं निकले, जमाती के कंधे पे गोली पत्थर नहीं निकले। अरे तो उनको गोली मारिए, उनको पकड़िए। आप गोली मारी थी पाटला, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है। सोनिया जी सो नहीं पाई थी, हाय मेरे बच्चों को मार दिया, हाय मेरे बच्चों को मार दिया। सोनिया जी रात पर रोहित विषयांतर ना हो। रोहित, हम कोरोना की हद तक रहे, कोरोना पर बात करें। हमारा जो रोना है वो कोरोना को लेकर है, हमें इतिहास में नहीं जाना है अभी। इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, आइए सीधा चलते हैं कोरोना अपडेट सेंटर मेरे सहयोगी के पास।
शुक्रिया मनीष जी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोरोना को लेकर ही बड़ी खबर है और लगातार इसको लेकर रिसर्च चल रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में। देश में भी रिसर्च चल रहा है अपने देश में, और गुजरात की ओर से एक बड़ा ट्वीट किया गया है। गुजरात सरकार का जो ट्वीट है, यानी सीएमओ दफ्तर का जो ट्वीट है, वहां से ट्वीट किया गया है कि जो जीबीआरसी है, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी जो रिसर्च सेंटर है, उसने कोरोना के जीनोम स्ट्रक्चर का पता लगा लिया है। इसका जो सूक्ष्म जीनोम सीक्वेंस है, इसको ढूंढ निकाला है। और इसको अगर सरल भाषा में समझें तो दरअसल ये पहला स्टेप होता है जब आप किसी वायरस की वजह से बीमारी हो रही है और आप उसकी वैक्सीन को लेकर आप खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि वैक्सीन कैसे बनाई जाए। तो उसमें जो पहला बुनियादी स्टेप होता है कि आप उस वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर का पता लगा लें, और इससे पता ये चलेगा कि दरअसल वायरस का बिहेवियर कैसा है, और उसी के आधार पर रिसर्च किया जाता है और उसी के आधार पर दवा बनाई जाती है। और इसके लिए वायरस की कुंडली को समझना बहुत जरूरी है। और जो जानकारी दी गई है और जो इस रिसर्च सेंटर की ओर से कि अब तक 9 रूप बदल चुका है ये कोरोना वायरस, जो संक्रमण आगे फैल रहा है, ये भी पता चलता है कि अगर ये म्यूटेशन आगे होता रहे, जो म्यूटेशन की थ्योरी आ रही है दुनिया के अलग अलग देशों में, 1 महीने में 2 म्यूटेशन तक हो सकते हैं इस वायरस में, जो जीनोम स्ट्रक्चर से पता लगा है। हर महीने नया म्यूटेशन हो सकता है, वो पिछले म्यूटेशन से ताकतवर भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है। गुजरात की लैब ने 3 रिपोर्ट तैयार किए हैं और इनके बदलावों की पहचान हो गई है इस जीनोम स्ट्रक्चर से, और नई जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जी राकेश, आपकी इस ताजा जानकारी कोरोना न्यूज सेंटर से जो आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल लगातार जारी है, आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक का सवाल में, देश का सवाल में ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हम हर दिन आपको कोरोना वॉरियर्स की तस्वीर से रूबरू कराते हैं। ये वो लोग हैं जो इस संकट में मानवता की रक्षा कर रहे हैं, जरूरतमंदों तक खाना और जरूरी चीजें पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर से आई ये तस्वीर देखिए। छत्तीसगढ़ सिख फोरम के ये स्वयं सेवक हर दिन 10,000 जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं। रायपुर, राजनांदगांव और भिलाई में संस्था के कार्यकर्ता अपनी जान का रिस्क लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा गया है। छत्तीसगढ़ सिख फोरम के ये युवा लगातार 5,000 लोगों के लिए जो दाने दाने को मोहताज हैं, इसी तरह रोज सुबह से जुट जाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके इलाके में कोई भूखा न सो पाए। लॉकडाउन 2, जी हां, लॉकडाउन 2 में आपको क्या करना है? जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। और भाईजान ने जो बोला, सल्लू भाईजान ने जो बोला, वो करो ना। जी हां, देश का सवाल में आप सब मेहमान जुड़े, विक्रम सिंह साहब, रोहित चहल और मेरे साथ दीपक झा जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल।